अस्सलामुअलैकुम। OTT फोर्थ सेमेस्टर बेसिक्स ऑफ एनेस्थीसिया क्लास के पहले लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आसिम मान, असिस्टेंट प्रोफेसर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी। आपके ये लेक्चर सारे GCUF ट्यूटर्स पे दस्तियाब हो गए, तो आपसे गुजारिश है कि उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें ताकि जितने भी वीडियोज़ अपलोड हों वो आपको टाइमली मिल जाए। GCUF ट्यूटर में आपका जो सब टाइटल है वो OTT फोर्थ सेमेस्टर एनेस्थीसिया है। तो फर्स्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसियोलॉजी बेसिकली जो है वो मेकिंग सर्जरी पेनलेस, बगैर दर्द के ऑपरेशन जो है ये गोल होता है एनेस्थीसिया का। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो डेफिनेशन बयान करती है वो कहती है जी इनसेंसिटिविटी टू पेन especially as artificially induced by the administration of gases or the injection of drugs before surgical operation। कि सर्जिकल ऑपरेशंस जो हैं वो शुरू करने से पहले या तो दवाइयों की मदद से, इंजेक्शंस की मदद से या गैसेस की मदद से पेशेंट को पेन के लिए इनसेंसिटिव बनाना है ताकि पेशेंट को पेन ना हो। छोटी सी हिस्ट्री पे अगर आप नज़र डालें तो एनेस्थीसिया तो 1800 में जनरल एनेस्थीसिया जो है वो एब्सेंट था। 1800 तक कुछ भी नहीं दिया जाता था। फिर ईथर जो था वो 1540 में जो है वो आया है। ईथर यूज़ 1842 में उसको यूज़ किया गया है ईथर को एनेस्थीसिया के तौर पे। 1846 में जो है वो पब्लिसाइज हुआ है, उसके बारे में पेपर को पब्लिश हुआ था। उसके बाद फिर ईथर जो है वो नो लॉन्गर यूज, मॉडर्न प्रैक्टिस में नहीं हुआ। 1853 में क्लोरोफॉर्म आई है जिसने ईथर की जगह ले ली थी। 1878 में एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है वो डिस्कवर हुई है और 1934 में थायोपेंटोल पहला एनेस्थीसिया एजेंट था जो कि मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ। 1884 में जो है वो आपका रीजनल एनेस्थीसिया की बुनियाद पड़ी है और ये जो है सिर्फ आंखों की सर्जरी में इस्तेमाल होती थी। 1913 में जो है वो डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी के जरिए इंटूबेट किया गया ट्रेकिया को और 1934 में पहला ह्यूमन बीइंग जो था उसको सोडियम पेंटोथॉल दे के बेहोश किया गया। अच्छा जी, एनेस्थीसिया की जो टाइप्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर वाइवे में भी जो है वो पूछी जाती हैं। बेसिकली एनेस्थीसिया जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, जनरल एनेस्थीसिया और रीजनल एनेस्थीसिया। आगे जो रीजनल एनेस्थीसिया है वो उसकी 3 डिवीजन हैं। लोकल एनेस्थीसिया है, सेंट्रल न्यूरेक्सियल ब्लॉक्स हैं और पेरिफेरल न्यूरेक्सियल ब्लॉक्स हैं। जो लोकल एनेस्थीसिया है वो टॉपिकल और इन्फिल्ट्रेशन है, जो कि जिस जगह पे थोड़ा सा ऑपरेट करना होता है, कट लगाना होता है, एब्सेस ट्रेन करनी होती है, उसी जगह थोड़ा सा इंजेक्शन लगा के उतना हिस्सा सुन कर लिया जाता है। जो रीजनल एनेस्थीसिया है वो बेसिकली आगे दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक सेंट्रल न्यूरेक्सियल एनेस्थीसिया है जिसमें आपका स्पाइनल और एपिड्यूरल आता है। दिस वन, ये आपका सेंट्रल न्यूरेक्सियल है। सेंट्रल से मतलब है कि जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन तो इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, कि जो सेंटर ऑफ नर्व ट्रांसमिशन को ब्लॉक करता है वो आपका सेंट्रल न्यूरेक्सियल होगा। और पेरिफेरल न्यूरेक्सियल जिससे में इंट्रावीनस रीजनल एनेस्थीसिया होता है, पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम जनरल एनेस्थीसिया की बात करें, जनरल एनेस्थीसिया जो है वो टोटल इनहेलेशनल एनेस्थीसिया आ जाता है, टोटल इंट्रावीनस है। टोटल इनहेलेशन में कि सिर्फ गैसों की मदद से बेहोश करना है सब कुछ, और टोटल इंट्रावीनस जो आ जाएगा उसका मतलब है कि सिर्फ आपने IV ड्रग्स देनी है इंजेक्शंस के थ्रू। और बैलेंस्ड एनेस्थीसिया जो है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसमें गैसेस और इंट्रावीनस एजेंट्स दोनों इस्तेमाल होते हैं। तो ये टाइप्स जो है क्लासिफिकेशन याद रखिएगा, ऐसे क्यों छोटा क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, वाइवे में भी पूछा जा सकता है। ट्राइएड क्या है, क्या स्पेसिफिक फीचर है जनरल एनेस्थीसिया के? 3 टॉप के ऊपर है, हिप्नोसिस है, एनाल्जेसिया है, मसल रिलैक्सेशन है। कि बंदा बिल्कुल बेहोश हो जाए, उसको कुछ याद ना रहे, दिस इज हिप्नोसिस। उसको किसी भी किस्म की कोई दर्द ना हो, डेट इज एनाल्जेसिया। और वो इतना रिलैक्स हो कि सर्जन जो है वो इजीली अपना ऑपरेट कर सके, डेट इज मसल रिलैक्सेशन। तो 3 कंपोनेंट जो है ये मिलके बनाते हैं, ट्राइगोन बनाते हैं जनरल एनेस्थीसिया की। क्लासिफिकेशन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। इनहेलेशनल है जो गैसेस की मदद से होता है, और इंट्रावीनस जो है जो IV इंजेक्शंस की मदद से होता है। जनरल एनेस्थीसिया ड्रग्स
Anesthetics are the drugs which produce reversible loss of all sensation and consciousness. जनरल एनेस्थेटिक्स जो हैं, जो अद्वियात हैं बेहोशी की, वो क्या हैं कि वो ऐसी अद्वियात हैं जो कि पेशेंट को एक तो अनकॉन्शियस करती हैं और दूसरा उसकी जितनी भी सेंसेशंस हैं वो सारी का सारी रिवर्सिबल लॉस होता है उनका। तो नीड फॉर अनकॉन्शियस एमनेसिया और हिप्नोसिस है, मीन उसकी याददाश्त कुछ नहीं होती, बेहोश होता है, किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। सेंसरी और ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस जो होते हैं उसके जाते हैं कि किसी किस्म की कोई दर्द तकलीफ उसको महसूस नहीं होती। और नीड ऑफ मसल रिलैक्सेशन, मसल्स उसके इतने, बॉडी उसकी इतनी रिलैक्स होती है कि सर्जन इजीली ऑपरेट कर सकता है। ये जनरल एनेस्थेटिक्स का एक छोटा सा पोर्शन है, इसको हम इंशाल्लाह डिटेल में आगे पढ़ते रहेंगे। ये सीढ़ी है जी सेडेशन की, एनेस्थीसिया की, कि पेशेंट यहाँ पे जागता होता है, वेक होता है, उसके बाद एमनीजिया, एमनीजिया होता है लॉस ऑफ मेमोरी, को उसको कुछ याद नहीं रहता। फिर जनाब सेडेशन आती है जिसमें पेशेंट जो है वो सोया हुआ होता है। फिर हिप्नोसिस आती है, अनकॉन्शियस हो जाता है, यहाँ पे उसको किसी भी चीज़ का सेंसेस सारी लॉस हो जाती हैं। अगर मज़ीद डीप कर देंगे तो पेशेंट कोमा में चले जाएगा, और अगर उससे भी ज़्यादा मज़ीद है तो फिर डेथ हो जाती है। तो हमने अवेक से हिप्नोसिस तक जाना होता है और इन दो कंडीशंस को अवॉइड करना होता है। तो ये जो है हमारा कट पॉइंट है जनरल एनेस्थीसिया का। अद्वियात जो यूज़ होती हैं इनके बारे में हम डिटेल में अगले लेक्चर्स में पढ़ते रहेंगे। यहाँ पे सिर्फ मेजर चीज़ें आपको बतानी है कि गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो थायोपेंटोल और प्रोपोफोल हमें यूज़ होते हैं। एटोमिडेट, बेंजोडाइजेपीन्स और केटामीन ये अदर ड्रग्स में आती हैं, ये इंट्रावीनस है। और इनहेलेशनल जो है गैसेज हैं उसमें नाइट्रस ऑक्साइड है, आइसोफ्लोरेन है, सीवोफ्लोरेन है, डेस्फ्लोरेन है और हेलोथेन है जो हम यूज़ करते हैं। हमारे पास जो इस वक्त अलाइड में अवेलेबल है वो नाइट्रस है, आइसोफ्लोरेन है, सीवोफ्लोरेन है। और हेलोथेन जो है ये ऑब्सोलीट हो चुकी है, बहुत कम यूज़ होती है, और डिस्फ्लोरेन अभी तक आई नहीं है। अच्छा जी, एनाल्जेसिया दर्द कम करने के लिए जो है गुड एनाल्जेसिया इज इक्वल टू गुड एनेस्थीसिया। हिप्नोटिक सफेरिंग इफेक्ट होता है, ओपिएट्स हैं, लोकल एनेस्थेटिक्स हैं, एनसेड्स हैं और पैरासीटामोल ये यूज होता है एनाल्जेसिया के लिए, दर्द कम करने के लिए। अच्छा, ओपिएट्स में जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो मार्फिन है, उसके अलावा डायमार्फोन है, पैथिडीन है, फेंटानिल है, रेमीफेंटानिल है। ये हम सब यूज करते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन मरीज को दर्द से बचाने के लिए। एनसेड्स में जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो एस्पिरिन है, उसके अलावा एडोप्रोफिन है, ब्रूफिन के नाम से आती है, डिक्लोफेनिक है, डिक्लोरान, वोल्ट्रॉल के नाम से आती है, COX2 इनहिबिटर्स हैं, सेलिकॉक्सिब इनहिबिटर्स हैं, ये कॉक्सिब के नाम से भी आते हैं, जोबिक्स के नाम से भी आते हैं। अच्छा जी, पेशेंट को जो मसल रिलैक्स करते हैं, बॉडी रिलैक्स करते हैं, उसका क्या फ़ायदा होता है? एक तो ये होता है कि पेशेंट इंटूबेशन हो जाती है, उसकी जो एंडोटेकल इंटूबेशन करनी है वो इजी हो जाती है। दूसरा, सर्जरी और सर्जन दोनों को हेल्प होता है। और लॉन्ग ड्यूरेशन में बहुत लंबे अरसे की सर्जरी है उसमें पेशेंट कंफर्टेबल रहता है। और जो मेंटेनेंस डोज है आपकी, मरीज को जो बेहोश रखना होता है उतनी सर्जरी उतने टाइम तक, उसमें क्या होता है कि डोज उसकी कम इस्तेमाल होती है एनेस्थेटिक एजेंट की। दो तरह के होते हैं, डीपोलराइजिंग और नॉन डीपोलराइजिंग, ये डिटेल में हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। अच्छा जी, प्री रिक्विजिट्स क्या है? मरीज को अगर आपने बेहोश करना है, नसीजा देना है, तो उससे पहले क्या क्या हमारे पास होना चाहिए? ऑक्सीजन होनी चाहिए, सक्शन होनी चाहिए, ट्रीटिंग ट्रॉली होनी चाहिए, रिससिटेशन ड्रग्स होने चाहिए, मॉनिटरिंग का सामान सारा होना चाहिए, बेहोश करने वाली दवाइयाँ एनेस्थेटिक्स होनी चाहिए, स्किल्ड असिस्टेंस होनी चाहिए। जो आप बन रहे हैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, ये स्किल्ड असिस्टेंस के तौर पे होते हैं। ड्रग और मशीन होनी चाहिए। ये जनाब एक आपका एनेस्थीसिया ऑपरेशन रूम का पूरा है। इसमें देखें कि स्किल्ड पर्सन भी मौजूद है, आपकी मॉनिटरिंग भी मौजूद है, मशीन भी मौजूद है, ये ड्रग्स भी सारी मौजूद हैं, रिससिटेशन ट्रॉली भी मौजूद है आपकी, ये आपकी रिससिटेशन ट्रॉली पड़ी हुई है, एडिक्वेट लाइट है, ईच एंड एवरीथिंग दिस इज द मॉडर्न एनेस्थीसिया यूनिट है या ऑपरेटिंग यूनिट है। जो जनरल एनेस्थीसिया की 3 फेजेज हैं, बेसिकली मैं 4 कहता हूँ, लेकिन जो बुक्स में उसमें है कि इंडक्शन है, मेंटेनेंस है और रिकवरी है। और यहाँ पे जो है बिटवीन इंडक्शन एंड मेंटेनेंस मैं इंट्यूबेशन ऐड करता होता हूँ। मतलब कि अगर मैं वाइवे में आपसे पूछूँ तो आपने मुझे इंडक्शन, इंट्यूबेशन, मेंटेनेंस और रिकवरी, ठीक है जी, ये आपकी फेजेज हैं 4 जो है।
इंडक्शन में इंट्रावीनस होती है मोस्टली, बच्चों में हम इनहेलेशनल करते हैं, साथ में मॉनिटरिंग करते हैं। सबसे पहले पेशेंट को प्री ऑक्सीजनेट करेंगे, फिर हिप्नोटिक्स देंगे, फिर एनाल्जेसिक्स देंगे, फिर मसल रिलैक्सेंट देंगे और उसके बाद एंडोट्रेकियल इंटुबेशन करेंगे। ये अभी तो सिर्फ एक आपको हिंट दे रहा हूँ, ये डिटेल में इंशाल्लाह आगे पूरे कोर्स में हमने यही पढ़ना है। मेंटेनेंस होती है जी, देखिए 4 घंटे की सर्जरी है, 2 घंटे की सर्जरी है, तो जो भी आपने इंजेक्शन या कुछ भी आपने दिया है तो उसका एक खास हद तक फ़ायदा होता है। उसको कंटिन्यूस देते रहें ताकि जितनी देर तक सर्जरी होती है उतनी देर तक पेशेंट को बेहोश रखना है। उसका नाम मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया। तो वो इंट्रावीनस भी हो सकता है और गैसों के ज़रिए भी हो सकता है। 40% से लेकर 100% तक हम पेशेंट को ऑक्सीजन भी देते रहते हैं, साथ में नाइट्रस ऑक्साइड लेते हैं, मसल रिलैक्सेंट हर 15-20 मिनट के बाद रिपीट करते हैं। और इसी तरह जो आपकी एनर्जेसिक ड्रग है, जो दर्द की कमी की दवाइयाँ हैं, वो भी हम साथ साथ देते रहते हैं। फिर आ जाता है रिकवरी है कि उसमें क्या होता है, जितने भी एजेंट्स होते हैं टर्न ऑफ कर देते हैं। गैसेज है तो गैसेज बंद कर देंगे, आईवी अगर लगा रहे हैं तो वो बंद कर देंगे। मसल रिलैक्सेंट जो हमने लगाए होते हैं उनका रिवर्सल देते हैं, एंटीडोट देते हैं ताकि उनसे पेशेंट वापस आ जाए। कफ रिफ्लेक्स को हम सप्रेस करते हैं ताकि जो है पेशेंट अगर कुछ खाया पिया हुआ है तो वो वापस ना आ जाए। एक्सटूबेट करते हैं जब वो अवेक हो जाता है, रिकवरी पोजीशन में डालते हैं और डिस्चार्ज होने तक हम उसको मॉनिटर करते हैं। एडवांटेजेस क्या है, इसके एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन कोई नहीं है, एस्टैब्लिश अच्छा जल्दी हो जाता है और नेवर फेल टू वर्क। डिसएडवांटेज क्या है जनरल एनेस्थीसिया का, क्योंकि पॉलीफार्मेसी है, मल्टीपल ड्रग्स यूज होती हैं, वेरियस सिस्टम पे इफेक्ट करता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, रिकवरी प्रोफाइल्स की अच्छी, पोस्ट ऑपरेटिव नाजिया वॉमिटिंग हो सकता है, अवेयरनेस हो सकती है। रीजनल एनेस्थीसिया पढ़ाया है उसमें स्पाइनल और एपिड्यूरल, ये सेंट्रल न्यूरेक्सियल ब्लॉक्स में आते हैं स्पाइनल और एपिड्यूरल। और जो पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स हैं उसमें आपका ब्रेकियल प्लेक्सिस ब्लॉक्स हैं, डिफरेंट ब्लॉक्स हैं आगे। और इंट्रावीनस अगर आप देंगे तो वो बायर ब्लॉक के नाम से आता है। ये जो पोजीशन होती है, अगर सिटिंग में है तो आप इस तरह बिठाते हैं पेशेंट को, और अगर बैठ नहीं सकता लेटाना है तो उसको लेटरल साइड पे राइट या लेफ्ट, और एक जो असिस्टेंट होता है वो उसकी प्रॉपर पोजीशन बनाता है। यहाँ पे अगर आप ट्राइगॉन देखें तो इसमें एनाल्जेसिया है दर्द कम करने के लिए, और मसल रिलैक्सेशन है कि बॉडी रिलैक्स है। यहाँ पे हिप्नोसिस नहीं है, इसका मतलब है कि जहाँ पे रीजनल एनेस्थीसिया होगा वहाँ पे पेशेंट जाग रहा होता है, बाकी दर्द और बॉडी दर्द नहीं होती उसको, और जिस्म उसका रिलैक्स रहता है। ये लोकल एनेस्थेटिक्स है, लिग्नोकेन और ब्यूपीवाकेन जो कि यूज होते हैं हमारे यहाँ पे। एडवांटेज क्या है जी, इसका इफेक्टिव है, अल्टरनेटिव है जीए का। पॉलीफार्मेसी अवॉइड होती है क्योंकि एक ही इंजेक्शन लगता है। एलर्जिक रिएक्शन इसमें भी होते हैं। एक्सटेंडेड एनाल्जेसिया हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, जितनी देर चाहे हम लंबा उसको बढ़ा सकते हैं। पेशेंट जो है वो जागता रहता है और अर्ली जो है वो खाने पीने के काबिल हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड स्कोप है, मतलब कि ये सिर्फ बिलो अम्बिलिकल सर्जरी भी होता है, अगर अपर अम्बिलिकल सर्जरी करनी है तो वहाँ पे नहीं होगा। फेलियर रेट इसमें है, टाइम कंस्ट्रेंट होता है, लगाते हुए उसका टाइम यूज होता है। एंटीकोएगुलेंट्स या ब्लीडिंग अगर पेशेंट में प्रॉब्लम्स हैं खून के जमाव की, उसमें ये कंट्राइंडिकेट हो सकता है, और जो नर्व्स हैं उनकी इंजरी का खतरा होता है यहाँ पे। तो ये एक आइडियल एनेस्थेटिस्ट है जिसके मल्टीपल बाजू, यानी कि एक ही बंदा एक वक्त में ये इतने सारे काम जो है वो कर रहा होता है। चॉइस ऑफ एनेस्थीसिया क्या है जी, पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसकी विश के ऊपर है, ड्यूरेशन के सर्जरी का प्रोसीजर कितना लंबा है, कितना खतरनाक है, कितना मेजर है या माइनर है, पेशेंट की कंडीशन है कि उसकी डिजीज कैसी है, और उसके मेंटल स्टेटस के ऊपर है, पोस्ट ऑपरेटिव वर्कअप के ऊपर है, मैनेजमेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पेन के लिए देयर इज मेजर एंड माइनर सर्जरी बट ओनली मेजर एनेस्थीसिया हमेशा मेजर होता है जी, वो कभी भी मेजर माइनर नहीं होता। कोई अगर आपका क्वेश्चन हो, कोई पूछनी बात हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो प्लीज़ एक तो इसको लाइक कर दीजिएगा, दूसरा कमेंट्स में मुझे क्वेश्चन ज़रूर पूछ लीजिएगा अगर, और जो आपका ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप का उस पर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी।